जो नज़र आ रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इज़राइल भी एक प्रॉक्सी बैटल का शिकार हो चुका है। एक तरफ से इनको सीरिया की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है, वहाँ से फाइटर्स इनको तंग कर रहे हैं, असलहा आ रहा है। लेबनान के बॉर्डर से इनको तंगी हो रही है, हमास इनको डिस्टर्ब कर रहा है, टनल्स में वो बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अब यमन 1000 मील दूर यमन के अंदर जो हुसीज़ हैं वो इनको तंग कर रहे हैं। और अब हुसीज़ की सपोर्ट ईरानियंस और हिजबुल्लाह ने भी शुरू कर दी है। ईरान की तो सपोर्ट शायद पहले ही हो, लेकिन हिजबुल्लाह का जो एलिमेंट आया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इज़राइल के लिए भी डेफिनेटली मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे आने वाले दिनों में। अमेरिका ये चाहेगा कि इज़राइल के थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करे और जितनी आसपास की रियासतें हैं उनसे तस्लीम करवाए इज़राइल को, ताकि अमेरिका का जो एक यहाँ पर कप्तान है वो मजबूत हो और अमेरिका अपने एम्बिशंस को लेकर चले। अब इस पूरी गेम में हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स भी खुलकर सामने आ रही हैं। अब जैसे इज़राइल सीरिया के ख़िलाफ़ था और सीरिया का डायरेक्ट दोस्त है रशिया। बशारुल असद को सस्टेन करने में किसने मदद की? ईरान और रूस ने, पुतिन ने। और पुतिन के पहले इज़राइल से भी काफ़ी इतने बुरे ताल्लुकात नहीं थे, अच्छे थे। लेकिन इस जंग के बाद अब ये भी फॉल्ट लाइंस क्लियर हो गई हैं कि किस तरह जियो पॉलिटिकल जो राइवलरी है वो भी एक्सपोज हो गई है। अब इज़राइल को चाइना और रशिया की तरफ से भी तनकीद का सामना है। हालांकि इज़राइल के चाइना और रूस से बेहतर ताल्लुकात हैं, इनकी तिजारत भी है। लेकिन इज़राइल चूँकि बशारुल असद को गिराना चाहता है अमेरिका के साथ, तो बशारुल असद के साथ खड़े हैं चाइना और रूस के साथ साथ ईरान भी। तो ये क्लियर एक ग्रुप बन चुका है। और अब जैसे पहले सीरिया प्रॉक्सी बैटल्स का गढ़ था इस रीजन में, अब इज़राइल भी प्रॉक्सी बैटल का गढ़ बनता जा रहा है। और रेड सी के अंदर भी मामला डिस्टर्ब हो चुके हैं और ये मामला एस्केलेट कर जाएगा कि अगर रमज़ान के दौरान इन्होंने कोई पीसफुल निगोशिएशंस ना की, कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ अगर नहीं जाते, तो फिर आप समझ लें कि ये जंग मज़ीद फैल सकती है। अभी तो यमन तक आ गई है, ये खुदा न खास्ता ये मज़ीद फैल सकती है। अभी आप देखें पिछले दिनों पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी झड़पें हुई हैं, उसके भी ताने बने उसी जंग से मिलते हैं। और ईरान का यही कहना है कि पाक ईरान बॉर्डर पर जैशुल अदल जो है वो इजरायली पिट्ठू हैं, इजरायली और अमेरिकन एजेंट्स हैं। और पाकिस्तान के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी थी, जो बर वक्त इन दोनों ममालिक ने इंगेजमेंट करके उसको सुलह कर ली। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। इस सारे तनाजुर में बाइडन से बहुत सी जो मुसलमान पॉपुलेशन है अमेरिका के अंदर वो भी नाराज़ बैठी हुई है कि बाइडन ने इतना खुल के क्यों सपोर्ट किया है। तो ये सारी जो जंग है इसने पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज करके रख दिया है। पहले मुसलमान जो अमेरिका के मुसलमान ट्रंप से नफ़रत करते थे, अब बाइडन के अगेंस्ट एक नफ़रत बढ़ रही है अमेरिकन मुसलमानों के अंदर। मिशिगन में हमने देखा है क्लियरली कि किस तरह वहाँ के मुसलमानों ने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया है। बेशक बाइडन ऊपर आ गए हैं, वो प्राइमरी जीत गए हैं, लेकिन बाइडन को डेफिनेटली मुश्किलात का सामना, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। वो कई जगहों पर जाते हैं तो फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे शुरू हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ भी निकल रही हैं। तो ये चीज़ डायरेक्टली ट्रंप को सपोर्ट कर सकती है और ट्रंप की सपोर्ट, और ट्रंप अगर जीत जाता है इसका ये मतलब है ट्रंप जीतेगा। बाइडन की मुखालफत का मतलब है कि ट्रंप की सपोर्ट, और ट्रंप की सपोर्ट का मतलब ये है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप होगा। और ट्रंप ये कहता है कि हमने दूसरी जंगों को फाइनेंस नहीं करना। बाइडन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने इज़राइल और यूक्रेन को फाइनेंस करना है, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं और हम एज अ सुपर पावर अपने जो इंटरेस्ट हैं पूरी दुनिया में उनको सेफगार्ड करेंगे और इसलिए हम इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। ट्रंप कहता है इनको लोन दो। ट्रंप कहता है कि ज़्यादातर आप जो ध्यान है वो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पर करो। मैक्सिको से जो इलीगल लोग आते हैं माइग्रेशन करके, उनको आप रोको, उन पर सख्तियाँ करो, ना कि आप पूरी दुनिया में नई नई जंगें शुरू करो। यहाँ पर बाइडन और ट्रंप के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ह हो जाता है। ट्रंप ने अपने दौर में भी ये शो करवाया है कि वो बाहर की जंगों के इतने सपोर्ट में नहीं थे, और जो अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदा किया था तालिबान के साथ, पाकिस्तान की मदद से, जनरल फैज़ की मदद से, इमरान ख़ान की मदद से, शाह महमूद कुरैशी की मदद से, वो सारा ट्रंप के दौर में हुआ था। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपने वाइट हाउस में बुलाया था और पूरा अमेरिकन जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी वो उन्होंने इमरान ख़ान की बड़ी खुशामदें की थी, क्योंकि उस वक़्त उनको हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि उन्हें एक सेफ़ एग्ज़िट चाहिए था अफ़गानिस्तान से।
ये चीज़ हमें बताती है कि किस तरह ट्रंप और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जंगों को कंटिन्यू करने के हक़ में नहीं थी। उन्होंने लीबिया से भी फोर्सेस निकाली थी, उन्होंने सीरिया से भी फोर्सेस निकाली थी, और जो बाइडन है वो ये कहते हैं कि हमें ओवरसीज़ जंगों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट में है, और वो ये चाहते हैं कि $100 बिलियन का पैकेज इजराइल और यूक्रेन को दिया जाए। इससे क्लियरली इजराइल के दुश्मन मुतासिर होंगे और यूरोप में वो रशिया को काउंटर करेंगे, जो बाइडन का प्लान है, जबकि ट्रंप के प्लान्स कुछ और हैं। और इसी वजह से, इस सारे जंग की वजह से बाइडन की पॉपुलैरिटी कम हो रही है और ट्रंप की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, और ट्रंप का आना इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर सकता है। अमेरिका की जो ग्लोबल हेजीमनी है उसको कम भी कर सकता है। इस वक्त अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट अपनी हेजीमनी को कायम रखने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो ओवरसीज़ जंगों की सपोर्ट की बात कर रही है, और बाइडन भी उसमें पेश है। अब देखना ये है कि ये ओवरसीज़ जंगों को कितनी हद तक जारी रख सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में नवंबर 2024 के बाद जब एक नया अमरीकी सदर आएगा तो क्या वो इन जंगों को कंटिन्यू रखेंगे, और तब तक आप मामलात को सेटल होता हुआ देख रहे हैं। ये जो बाइडन बात कर रहे हैं कि हम एक सीज़ फायर पर काम कर रहे हैं रमज़ान से पहले, क्या वो इसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो इजराइल को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाना बहुत ज़रूरी है, या इजराइल की जो रिलेंटलेस कैंपेन है वो जारी रहेगी? हुसीस की रेड सी के अंदर रिलेंटलेस कैंपेन के बाद उसके असरात नजर आना शुरू हो गए हैं, और कश्तियों पर हमले के बाद अब हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियां डूबना भी शुरू हो गई हैं। जी हां, हुसीस ने एक यूके ओन्ड शिप पर अटैक किया था रेड सी के अंदर, जिसके बाद उसके अमले ने सेफली इवैक्यूएट किया था और उस कश्ती को समंदरों के पानियों पर तैरते हुए छोड़ दिया था, और तकरीबन 3-4 दिन वो फ्लोट करने के बाद फाइनली अब डूब चुकी है रेड सी के अंदर। और इसकी सैटेलाइट पिक्चर्स भी देखी जा सकती हैं जो यूएस नेवी ने रिलीज की हैं। ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिकदार में तकरीबन 41,000 टन का फर्टिलाइज़र लेकर जा रही थी, और इसके अंदर से बहुत सा तेल कई दिन तक लीक होता रहा है रेड सी के अंदर। ये एक यूके ओन्ड कार्गो शिप थी रूबी मार, जिसको हुसीज ने निशाना बनाया था, और उसके बाद इसके अमले ने सेफली इवैक्यूएट किया था और इस कश्ती को समंदर में छोड़ दिया था। इस कश्ती के डूबने के बाद और इसमें बहुत सा फर्टिलाइज़र और ऑयल लीक होने के बाद एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, और बहुत से जो दुनिया में एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये रेड सी के एनवायरनमेंट के लिए एक डिज़ास्ट्रस डेवलपमेंट है कि इतनी बड़ी मिकदार में आपका फर्टिलाइज़र और ऑयल लीक कर रहा है समंदर में। यमन की जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, जो कि सऊदी बैक गवर्नमेंट है, जो हुसीज के पैरेलल गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको कंफर्म किया है। उन्होंने कहा बैड वेदर और कुछ स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से ये कश्ती अब डूब चुकी है। ये देख सकते हैं सेंटकॉम ने इस कश्ती की एक तस्वीर जारी की थी डूबने से पहले की। सेंटकॉम के मुताबिक इसमें तकरीबन 21,000 मेट्रिक टन्स का अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइज़र